ये अंत की शुरुआत थी या शुरुआत का अंत, ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, यह बात तो अवश्य साफ था कि जो कुछ भी होने जा रहा था उससे किसी को भी कुछ भी लाभ नहीं होने जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार नॉलेज वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। विश्व युद्ध के इस पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे एक एक करके विश्व के तमाम शक्तिशाली देश इस युद्ध में कूद रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे छोटे से इंट्रो के बाद। धन्यवाद। इस युद्ध में विश्व की तमाम शक्तियां कूदने जा रही थी और खुद का वर्चस्व साबित करने की होड़ में जुटी थी। अब अंत में किसे क्या प्राप्त होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात शुरू होती है राष्ट्रवाद से। जब कोई मित्र देश पे हमला या संकट होगा तो दूसरा देश उसकी सहायता करेगा और मदद करेगा, और वो आर्थिक रूप से हो या सैनिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, उसका मदद करेगा। रशिया अपने आंतरिक युद्ध से बचने के लिए समस्त विश्व को इन दो देश के आंतरिक युद्ध को बढ़ाकर समस्त विश्व को इस युद्ध में झोंकने वाला था। दरअसल रशिया में राजतंत्र था और वहाँ के नागरिक जो थे वह चाहते थे कि राजतंत्र खत्म हो और सभी आदमी को समान नागरिकता मिले। और वहाँ के कुछ लोग क्रांतिकारी बन चुके थे और उन क्रांतिकारियों के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। रशिया के राजा जार निकोलस अपना राजपाट बचाने के लिए व्लादिमीर लेनिन को देश से निकालने का आदेश देते हैं, पर तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, देर हो जाता है, जिस कारण से क्रांतिकारियों में आज़ादी की मांग काफ़ी बढ़ जाती है और पूरे देश में रशिया में आज़ादी की मांग गूंजने लगती है, जिससे उनकी राजपाट छिन जाने का भी खतरा था। और आंतरिक युद्ध से भी वह काफ़ी परेशान थे। आए दिन वहाँ पे क्रांतिकारियों के द्वारा वहाँ पे धरना प्रदर्शन और देश के साथ मतभेद की वार्ताएं सुनने को मिलती थी कि हर जगह क्रांतिकारियों द्वारा आज़ादी की मांग उठ रही थी। इससे परेशान होकर राजा ने अपने लोगों का ध्यान अपने गृह युद्ध से हटाकर दो देश के आपसी युद्ध में लगा दिया, जो कि था ऑस्ट्रिया हंगेरिया और सर्बिया के आपसी युद्ध में जो वहाँ हो रहा था, उसमें इन लोगों का ध्यान लग जाए, सैनिकों का ध्यान लग जाए। तो इसीलिए रशिया ने सर्बिया की मदद की और अपना सैन्य बल सर्बिया में भेज दिया। और दूसरा कारण यह था कि रशिया और सर्बिया दोनों जगह ही सबल जाति के लोग अधिक पाए जाते थे। और तीसरा कारण यह था कि सर्बिया के साथ मैत्रीपूर्ण समझौते के कारण सर्बिया का साथ देना रशिया के लिए ज़रूरी था। तो यह तीन कारण थे जिससे रशिया को सर्बिया का साथ देना ही था इस युद्ध में। 30 जुलाई 1914 को ऑफिशियल रूप से रशिया ने सर्बिया का साथ देने का ऐलान किया और अपना सैन्य बल भी सर्बिया भेज दिया। रशिया के इस ऐलान के बाद विपक्षी दलों में भय का वातावरण मंडरा रहा था, क्योंकि उस समय रशिया जो था वह विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में उनकी गिनती होती थी। और ऐसे छोटे युद्ध में रशिया का कूदना ये कोई आम बात अब नहीं रहा था। अब करार के अनुसार, मैत्रीपूर्ण करार जो हुआ था उसके अनुसार ऑस्ट्रिया हंगेरिया का साथ इटली और जर्मनी को भी देना था। तो जर्मनी जो है वो रशिया के राजा से बात करते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि आप जो है सर्बिया से अपना सैनिक हटा लीजिए। और जर्मनी को ने फ्रांस को भी यह धमकी देते हैं कि आप भी इस युद्ध से दूरी बनाए रखिए। पर रशिया का यह साफ था कि वह इस युद्ध से अपने फौजी और सैनिक को नहीं हटाएगा सर्बिया से। और जहाँ तक बात था फ्रांस का, तो फ्रांस
अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया था कि वह इस युद्ध में भाग लेगा या नहीं लेगा। पर अभी भी इस युद्ध को विश्व युद्ध का रूप लेना बाकी था, क्योंकि अभी तक विश्व युद्ध के तमाम शक्तिशाली देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ओटोमन एम्पायर, इटली जैसे देश इस युद्ध में अभी तक दूर थे इससे। उन सभी का इस युद्ध में शामिल होना बाकी था, और ब्रिटेन की शक्ति का हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व के 25% वाले जगह पे ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ब्रिटेन क्यों इस युद्ध में शामिल होने जा रहा था। उसका तो इस युद्ध से कोई लेना देना था नहीं, और फ्रांज फर्डिनांड की हत्या से भी इसका कोई दूर दूर तक लेना देना था नहीं। और जहाँ तक बात रहा जर्मनी का, तो जर्मनी से ब्रिटेन का कोई शत्रुता था नहीं, बल्कि जर्मनी से तो इनके आपसी संबंध थे। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि ब्रिटेन अपने ही संबंधी देश जर्मनी के विरुद्ध शस्त्र लेकर सामने खड़ा था। तो होता यह है कि फ्रांस के राजदूत और ब्रिटेन के पीएम के बीच मीटिंग होती है, जिसमें फ्रांस यह बात रखता है कि अगर भविष्य में कभी भी फ्रांस पे जर्मनी द्वारा आक्रमण होता है या युद्ध का घोषणा होता है तो क्या आप हमारा साथ देंगे। पर वास्तव में अभी फ्रांस इस युद्ध से पीछे था। उसने अभी तक कोई क्लियर नहीं किया था कि वो जर्मनी का साथ देगा या जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा। उस पे ब्रिटेन का यह कहना था कि भविष्य में क्या होगा यह कौन जानता है। इतना ही बोलकर ब्रिटेन यह साफ कर दिया था कि इस युद्ध में ब्रिटेन नहीं कूदेगा और नहीं शामिल होगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग जो है वो समुद्र के इस तरफ हैं और इस तरफ क्या होता है उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उधर जर्मनी यह जानने को आतुर था कि फ्रांस किसका साथ देगा, रशिया का या जर्मनी का। और अधिक प्रेशर डालने पर फ्रांस ने यह खुल करके कहा कि अभी फ्रांस जो है कुछ नहीं कहेगा कि वह किसके तरफ से युद्ध करेगा। वक्त आने पे वह स्वयं डिसाइड करेगा कि उसे रशिया का साथ देना है या जर्मनी का साथ देना है। अब इस बात से यह साबित हो चुका था कि फ्रांस जो है वो जर्मनी का साथ तो नहीं देने जा रहा था, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो वो पहले ही क्लियर कर देता। अब यह बात क्लियर था कि जर्मनी को फ्रांस के विरुद्ध ही शस्त्र उठाना होगा, और समस्या यह थी कि जर्मनी के पूर्व में रशिया था और पश्चिम में फ्रांस, उसे दोनों तरफ से लड़ना था। दोनों तरफ से अगर लड़ा जाए तो जर्मनी की हार निश्चित थी और नुकसान भी बहुत होने जा रहा था। तो इसलिए जर्मनी ने सोचा कि पहले फ्रांस पे कब्जा करना होगा और उसके बाद फिर रशिया की तरफ कूच करना होगा। तो जर्मनी पहले फ्रांस पे आक्रमण करने का फैसला करता है। अब फ्रांस में घुसने के लिए केवल बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम था बेल्जियम। बेल्जियम के रास्ते होते हुए वो नॉर्थ के एरिया पे आक्रमण करना चाहता था। अब जर्मनी ने पहले फ्रांस पे आक्रमण करने का फैसला किया। फ्रांस में घुसने के दौरान बीच में बेल्जियम पड़ेगा, उसको पार करने के बाद तब फ्रांस में घुसा जाएगा। अब बेल्जियम के पास जर्मनी वाले जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें आप अपना रास्ता दीजिए जिससे हम जो है फ्रांस पर आक्रमण कर सकें। इसके दौरान हमारी जो सेना होगी वो जो आपका रास्ता यूज करेगी और उसके दौरान आपके खेत खलियान जो भी चीज़ का नुकसान होगा उसका भरपाई जो है वो जर्मनी की सरकार करेगी। अब बेल्जियम के राजा यह सोचते हैं कि अगर जर्मनी का वह साथ देते हैं तो भविष्य में यह भी हो सकता है कि जर्मनी के पास अधिक सेना है और वह पूरे बेल्जियम पे ही कब्जा कर ले। तो ऐसा होता है कि बेल्जियम के राजा और फ्रांस इनके पास जाते हैं और इनके को सारी बात बताते हैं। तो फ्रांस जो है वो अब ब्रिटेन के पास जाता है और उनको सारे बात का जानकारी देता है। तो जब यह बात ब्रिटेन को पता चलती है तो ब्रिटेन यह सोचता है कि अगर जर्मनी
फ्रांस पे कब्जा कर लेता है तो उसका क्षेत्रफल और उसकी शक्ति दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो कभी समुद्र पार करके आ जाएगा और हम पे भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए अब ब्रिटेन इस पर गहराई से सोचने के बाद यह विचार करता है कि वह जर्मनी पे आक्रमण करेगा। इसलिए वह जो है अपनी सारी सैनिक को जो है फ्रांस के पास भेज देता है 4 अगस्त 1914 को। और उससे यह भी ऐलान हो जाता है कि अब ब्रिटेन भी इस युद्ध में भाग लेगा, जिसका अर्थ था कि पूरे विश्व में ब्रिटेन का कब्जा जहाँ जहाँ पर हो वह सब कंट्री जो है इस युद्ध में भाग लेंगे। जैसे कि उस समय भारत पे कब्जा था, साउथ अफ्रीका पे कुछ कब्जा था, कुछ कनाडा वाले जो एरिया है उस जगह पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो इन सब जगहों से अब सैनिक जाएंगे और इस युद्ध में भाग लेंगे। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस डेट को किस कंट्री ने इस युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था। इन सब के बाद अभी भी एक शक्तिशाली देश ऐसा था जो इस युद्ध से दूर था, जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका का इस युद्ध से भी कोई लेना देना था नहीं। हाँ, अगर कुछ लेना देना था तो किसी ज़माने में अमेरिका में जो बसे हुए थे उनके फादर और फॉरफादर जो है वो ब्रिटेन के तरफ से ही आए थे। तो ब्रिटेन के तरफ से उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था और अमेरिका की ऐसी इच्छा थी कि अगर कभी वह युद्ध में भाग ले तो ब्रिटेन का ही साथ देगा, ऐसा उनकी इच्छा थी। अब क्या होता है कि जर्मनी के तरफ से सबमरीन्स जो रहते हैं वह समुद्र में ब्रिटेन की जो एक तरफा शक्ति रहती है समुद्र के में, उनको ध्वस्त करने के लिए उनके सारे जहाज जो है उन पे निशाना लगाती है। वो माल जहाज होते हैं या पैसेंजर जहाज होते हैं, उन सभी जहाज़ों को निशाना लगाती है और उड़ा देती है। उसमें होता क्या है कि उस जहाज में कुछ अमेरिकन्स भी रहते हैं, जिनसे अमेरिका काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और यह कारण काफ़ी था कि वह ब्रिटेन का साथ दें। लेकिन जर्मनी जो है उनसे माफ़ी मांगते हुए यह बोलता है कि हम जो है आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको क्षति या नुकसान हो। अब क्या होता था कि जर्मनी की सबमरीन्स जो है वो एक एक करके चेक करती थी और उसके बाद ही अगर वो ब्रिटेन का जहाज़ होता था तब जा कर के उसे उड़ा देती थी। और उसमें अमेरिकन्स अगर नहीं है तो उसका दुष्परिणाम यह क्या होता था कि ब्रिटेन तब तक जो है उस सबमरीन को उड़ा देता है, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जर्मनी को अब उठाना पड़ रहा था। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता था कि वो जो भी जहाज़ समुद्र में देखे उसे केवल उड़ा दे। उड़ाने में उनका नुकसान भी था कि अमेरिकन्स ब्रिटेन का साथ देने के लिए मंजूर हो जाएंगे। इन सब से बचने के लिए एक रास्ता जर्मनी अपनाता है। वह रास्ता क्या था? कैलिफोर्निया, नेवरा, ऊटा, न्यू मैक्सिकन, ये सब जो है मैक्सिकन के एरिया थे, कुछ भाग थे और वहाँ पे जो है गृह युद्ध का माहौल छिड़ने जा रहा था। और जब कभी भी अगर गृह युद्ध वहाँ पे छिड़ता तो जर्मनी जो है अपनी सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पे पहुँच जाता अमेरिकन्स के खिलाफ युद्ध करने के लिए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक मैसेज लिखते हैं अपने कोड वर्ड में और वहाँ पे भेजते हैं। लेकिन यह मैसेज और लेटर जो है ब्रिटेन के हाथ में लग जाता है और वो उन्हें डिकोड कर लेते हैं और डिकोड करने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंप देते हैं कि जर्मनी जो है चाहता है कि आपके घर में गृह युद्ध हो, देश में गृह युद्ध हो। तो इससे जो है अमेरिकन अब पूरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं और अब वह ना चाहते हुए भी इस युद्ध में कूद जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और ब्रिटेन का साथ देने के लिए विवश हो जाते हैं। 6 अगस्त 1917 को अमेरिका भी क्लियर कर देता है कि वह ब्रिटेन का साथ देगा। अब विश्व की तमाम शक्तियां जो है इस विश्व युद्ध में शामिल हो चुकी हैं। अब हमारे आने वाले वीडियो में हम सब यह चर्चा करेंगे कि इस विश्व युद्ध से किसे किस चीज़ का नुकसान होता है, किसे किस चीज़ का लाभ होता है और
क्या इतिहास के साथ भूगोल भी बदलने वाला था? और इस विश्व युद्ध का दोषी किसे ठहराया जाने वाला था और उससे उसे क्या नुकसान होता है? और यह अंत था या अंत की और शुरुआत थी? इसकी चर्चा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.